Morning student. Today the topic of my PPT is financial accounting. In this PPT we are going to discuss about the basic term of financial accounting. Let's start with the meaning of financial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम बिज़नेस में होने वाली सभी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस या जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इन सभी ट्रांजैक्शन को बिज़नेस में रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, समराइज़ किया जाता है और फाइनली उसको एक रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है, ताकि बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं बिज़नेस के, जैसे कि बिज़नेस के शेयर होल्डर्स हैं, सप्लायर्स हैं, बैंक्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट है या टैक्सेशन एजेंसियां हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हमारी, बिज़नेस के ओनर हैं या और भी कोई स्टेक होल्डर जिसका बिज़नेस में इंटरेस्ट होता है, वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने डिसीजन मेकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। फाइनेंशियल प्रोसेस के लिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स या कह सकते हैं या रूल्स या कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है जिन्हें हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्हीं प्रिंसिपल के बेस पे प्रिपेयर किए जाती हैं ताकि वर्ल्ड वाइड जितने भी अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो किए जा रही हैं उनमें कंसिस्टेंसी लाई जा सके, इसलिए इन प्रिंसिपल को एक्सेप्टेड किया गया है जनरली। तो ये प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। द बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं? इन टर्म्स को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हैं। कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं वो हैं, सबसे पहले है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो एक स्पेसिफिक दिए हुए या एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी ट्रांजैक्शन जो होती हैं जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को इफेक्ट करती हैं उन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन में से वही ट्रांजैक्शन आएंगी जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, जैसे हमने गुड्स या सर्विसेज को परचेज या सेल किया है, वर्कर को वेजेस पे की है, रेंट पे किया है, डिविडेंड रिसीव हुआ है हमें, ये सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सेकेंड वन है कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसे बिज़नेस के ओनर बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए। ये बिज़नेस इन केस ऑफ कंपनी, बिज़नेस का जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर कैपिटल ही बिज़नेस की कैपिटल मानी जाती है। और इन केस ऑफ सिंगल फर्म के केस में, प्रोप्राइटर और पार्टनर्स फर्म के केस में जो पार्टनर्स जितने भी होते हैं जो भी कैपिटल पैसे बिज़नेस में लगाते हैं उन्हें बिज़नेस की कैपिटल कहा जाता है। इन्हें नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं। और किसी भी बिज़नेस की कैपिटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके निकाली जाती है। ड्राइंग वो अमाउंट होता है जिसे बिज़नेस का ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जब बिज़नेस का ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में से कुछ पैसे या इन द फॉर्म ऑफ गुड्स कुछ विड्रॉ करता है, निकालता है, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। इस टाइप की जो विड्रॉ करने से ये अमाउंट बिज़नेस के ओनर की कैपिटल जो वो कम हो जाती है, इसलिए हम इसको बिज़नेस में बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ साइड में कैपिटल में से माइनस करके शो करते हैं। लाइबिलिटीज़ वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं या डेट्स कह सकते हैं जिनकी बिज़नेस को बाहर कहीं पेमेंट करनी होती है, जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या डेट जिसकी बिज़नेस को पेमेंट करनी होती है, चाहे बिज़नेस के इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल में बिज़नेस के ओनर की कैपिटल आ जाएगी और एक्सटर्नल में होती है जो आउटसाइड लाइबिलिटी हमें पे करनी पड़ती हैं अदर देन ओनर्स को, जो हम पे करते हैं। तो इसमें दो टाइप की लाइबिलिटीज़ हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट में या को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। ये वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनकी पेमेंट 1 साल के बाद की जाती है, मतलब जो लंबे टाइम के लिए जो लाइबिलिटी हमारी होती है, जैसे हमने डिबेंचर इशू कर दिए तो एक लंबे टाइम के बाद हमें डिबेंचर्स की पेमेंट करनी पड़ती है, या लॉन्ग टर्म लोन अगर हम ले रहे हैं तो उन लोन्स की पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जिन्हें हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं और जिनकी पेमेंट वो डेट्स हमारे या वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिसकी पेमेंट हमें अगले 12 महीने में या एक अकाउंटिंग पीरियड में ही करनी होती है, उसको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। इन लाइबिलिटीज़ में हम डेट क्रेडिटर्स को, बीपी को, शॉर्ट टर्म लोन्स को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है एसेट्स वो सारी प्रॉपर्टी जो बिज़नेस के पास होते हैं, जिनकी ओनरशिप बिज़नेस के पास होती है और जो बिज़नेस के ऑपरेशन के लिए या फिर प्रॉफिट रिवेन्यू अर्न करने के लिए खरीदी जाती हैं, वो बिज़नेस की एसेट्स होती हैं। इन
एसेट्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को हम फिक्स्ड एसेट भी कह सकते हैं। ये वो एसेट होती हैं जो बिज़नेस में प्रॉफिट कमाने के लिए या नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए बिज़नेस में प्रॉफिट के पर्पज़ से खरीदी जाती हैं। इनको हम रीसेल नहीं करते, इनका पर्पज़ रीसेल करना नहीं, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए बिज़नेस में यूज़ होती हैं। इनको हम फिक्स्ड एसेट भी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कह सकते हैं। तो फिक्स्ड एसेट वो एसेट होती हैं जो बिज़नेस में रीसेल के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग रन के लिए या प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी के लिए को बढ़ाने के लिए खरीदी जाती हैं। इसमें दो टाइप के एसेट्स हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उन्हें हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। इसमें लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट वगैरह को इंक्लूड करते हैं और इस टाइप के एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। दूसरी तरफ होती हैं इंटेंजिबल एसेट, वो एसेट जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिन्हें ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, जिनकी ना वियर टीयर कुछ होता है जिनमें, और ना ही इन पे डेप्रिसिएशन लगता है। इसमें हम पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट्स वगैरह को इंक्लूड करते हैं। सेकंड है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं बेसिकली जो जिन्हें हम आने वाले 12 महीनों में या विद इन अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे डेटर स्टॉक है। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम करंट एसेट्स में ही इंक्लूड करते हैं। हालांकि इसका बेनिफिट हमें इस फाइनेंशियल ईयर में ना मिलकर अगले फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, लेकिन फिर भी इन एसेट्स को करंट एसेट्स में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो ना टेंजिबल होती हैं और ना ही इंटेंजिबल होती हैं। ये वो लॉसेस होते हैं जो हमें आने वाले कुछ सालों में राइट ऑफ करने होते हैं, और जब तक ये राइट ऑफ नहीं किए जाते तब तक हमें बिजनेस की बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते रहते हैं। इनमें डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर या डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियमली एक्सपेंसेस वगैरह को इंक्लूड किया जाता है। तो ये हमारी फिक्टिशियस एसेट हैं। उसके बाद बेसिक टर्म में आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू वो अमाउंट होता है जो बिज़नेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने से या बिज़नेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने से हमें मिलता है, वो सेल रिवेन्यू होता है। इसके अलावा और भी रिवेन्यू में और भी बहुत सारी आइटम्स इंक्लूड करते हैं, जो भी जैसे कमीशन रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट मिला है हमें, डिविडेंड, रॉयल्टी रिसीव्ड हुई है, रेंट रिसीव्ड हुआ है, ये सब भी रिवेन्यू का पार्ट होते हैं। तो बेसिकली रिवेन्यू में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो बिज़नेस को रिसीव होती है, चाहे ये गुड्स और सर्विसेज से मिली हैं या किसी और फॉर्म में मिली हैं। तो बेसिकली हम रिवेन्यू को इनकम भी कह सकते हैं, बिज़नेस की इनकम होती है ये। एक्सपेंसेस में वो सारी कॉस्ट जो इस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए या इस रिवेन्यू को कमाने के लिए जो सारे खर्चे किए जाते हैं वो सब एक्सपेंसेस में आते हैं, वो सारी कॉस्ट एक्सपेंस होते हैं। मेनली एक्सपेंसेस जो हैं वो आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो इसमें हम डेप्रिसिएशन को, रेंट को, वेजेस को, सैलरी को, इंटरेस्ट को, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइटिंग, वाटर, टेलीफोन एक्सेट्रा, ये सारे खर्चे चाहे ऑफिस या फैक्ट्री कहीं से भी रिलेटेड हैं जो बिजनेस के रिवेन्यू को कमाने के लिए किए गए हैं वो एक्सपेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग बेसिक टर्म में है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? अगर बिजनेस द्वारा का एक फाइनेंशियल ईयर में कमाया गया रिवेन्यू, अगर बिज़नेस का रिवेन्यू जो भी बिज़नेस ने ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर जो रिवेन्यू अर्न किया है वो अगर उस एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, अगर रिवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट बिज़नेस के ओनर की इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करता है। उसके बाद है गेन। गेन भी एक तरह से प्रॉफिट ही होता है, लेकिन प्रॉफिट और गेन में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रॉफिट बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन या बिजनेस की प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करके जो इनकम होती है उसमें से एक्सपेंडिचर घटाने के बाद जो आता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन गेन होता है ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो किसी ऐसी इवेंट या ट्रांजैक्शन से हुआ है, कोई सी भी ऐसी इवेंट या ट्रांजैक्शन से हुआ जो बिज़नेस की डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होती, तो ऐसे प्रॉफिट को हम गेन कहते हैं। इसमें हम जैसे हम किसी फिक्स्ड एसेट को सेल करने से जो हमें इनकम मिलती है, या फिर कोई कोर्ट केस अगर हम जीत जाते हैं तो उससे में जो इनकम होती है, या हमारी किसी एसेट की वैल्यू में अगर कोई इंक्रीमेंट लगता है तो उससे जो हमें इनकम होगी वो हमारा गेन होता है। गेन और प्रॉफिट में यही डिफरेंस होता है कि प्रॉफिट डे टू डे ऑपरेशन से होता है, गेन हमें कभी कभार ही होता है जो किसी स्पेसिफिक किसी ऐसी इवेंट से रिलेटेड होता है जो बिज़नेस की डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद है लॉस। अगर बिज़नेस का रिवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा है
तो प्रॉफिट की बजाय हमें लॉस होता है। तो अगर हमारे एक्सपेंसेस एक स्पेसिफिक दिए हुए टाइम पीरियड के हमारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हैं तो उसे हम लॉस कहते हैं। इससे बिज़नेस के ओनर की जो इक्विटी है या कैपिटल हम कह सकते हैं वो कम हो जाती है। इसमें कभी कभी हम लॉस में ऐसे इवेंट को भी इंक्लूड करते हैं जिससे मनी की वर्थ जो है वो कम हो जाती है। जैसे अगर आग लग जाए या फिर एम्प्लॉय अगर हमारे माल की चोरी कर लेते हैं या आग लग जाने से माल नष्ट हो जाए या कैश की चोरी हो जाए, तो ये ऐसी इवेंट्स होती हैं जो जैसे हमारी फिर जैसे को सेल करने से हमें कोई लॉस हुआ है तो ये सब हमारे लॉस का पार्ट होते हैं। आज की टॉपिक में हमने बेसिकली कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ा है। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो बाकी की जो बची हुई अकाउंटिंग टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।